अब तक वो पूर्णतया सामान्य हो चुका था। उसने अपने दिमाग पर जोर डालते हुए सोचने की कोशिश की तो उसे याद आ गया कि बास्को की हत्या के वक्त की उसके पास बड़ी तगड़ी एलिबी थी। मालदोल के बाहर चुंगी बैरियल के पास जिस वाइन शॉप से मैंने विस्की की बोतल खरीदी थी, उसके दुकानदार को 100 का नोट दिया था। उसके पास चेंज नहीं थी, इसलिए बकाया रकम मैं उससे ले नहीं पाया और छोड़ दिया, ये कहकर कि दोबारा जब कभी उधर से गुजरूंगा तो ले लूँगा। तुम मुझसे पूछ सकते हो, वो मेरे इस कथन की पुष्टि कर देगा। मेरी वर्कशॉप के बाहर सड़क के पास किसी झाड़ी में पड़ी डिप्लोमेट की बोतल भी तुम्हें मिल जाएगी, जो मैंने उस दुकान से खरीदी थी और अपनी वर्कशॉप के बाहर जीप में ही उसे आधी से ज़्यादा खाली कर दिया था। इंस्पेक्टर की खोजपूर्ण निगाहें उसके चेहरे पर जम गई। मान लो वाइन शॉप के उस मालिक को तुम याद नहीं रहे हो और वो तुम्हारी बात की पुष्टि नहीं कर सका तो? मुझे पूरा यकीन है वो मुझे भूला नहीं होगा, और अगर भूल गया होगा तो मैं इसे अपनी बदकिस्मती समझूंगा। इंस्पेक्टर खड़ा हो गया। ठीक है, फिलहाल तुम घर जा सकते हो, लेकिन शहर से फूटने की कोशिश मत करना। वो खड़ा हो गया। थैंक यू इंस्पेक्टर। तुम्हें किसी और पर भी शक है या मैं अकेला ही तुम्हारा सस्पेक्ट हूँ? तुम अकेले नहीं हो। और कौन है? बास्को जैसे आदमी के दुश्मनों की कमी तो नहीं थी। हाँ, लेकिन बास्को देखने में जितना पतला दुबला नजर आता था, हकीकत में वो उतना कमज़ोर आदमी नहीं था। उसे पीट पीट कर मार डालने वाला कोई तगड़ा आदमी ही होना चाहिए। डिसूज़ा रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुरा दिया। जानता हूँ। बाय द वे, बम्बई में जिस आदमी की तुमने हत्या की वो कौन था? उसका नाम सुदेश नारंग था। वो मेरा सबसे अच्छा दोस्त था और उसी पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर था जिसमें मैं सब इंस्पेक्टर तैनात था। डिसूज़ा ने मूर्खों की भांति पलकें झपकाई। तुमने उसे क्यों मार डाला? हम्म, ये बात तुम्हारी समझ में नहीं आएगी, कमलकांत सपाट स्वर में बोला और उसके ऑफिस से निकलकर पुलिस स्टेशन से बाहर आ गया। अपने फ्लैट में पहुंचकर कमलकांत ने एस्प्रिन की 2 गोलियां निकली, अपने हाथ साफ किए और जूते उतारकर बिस्तर पर फैल गया। वो बेहद थकान महसूस कर रहा था, लेकिन लाख चाहने के बावजूद उसे नींद नहीं आ सकी। अंधकारपूर्ण कमरे में उसे हर तरफ सुदेश नारंग का हंसता मुस्कुराता चेहरा ही नजर आता रहा। एक ऐसा चेहरा जो मुर्दा हालत में भी मुस्कुराता रहा था। कमलकांत को अपने दिमाग में अतीत की किताब के पन्ने फड़फड़ाते से प्रतीत हुए और उसके जहन में एक आकृति उभरने लगी, सुदेश नारंग की। सुदेश नारंग, जिसकी दोस्ती पाना किसी भी आदमी के लिए काबिले फ़क्र की बात थी। सुदेश नारंग, उम्र में उससे 4 साल बड़ा, उसका निकटतम पड़ोसी और उसे बड़े भाई की तरह स्नेह और विश्वास देने वाला। कमलकांत उन दिनों 8वीं क्लास में पढ़ता था। वह पिक्चर देखने गया हुआ था। सिनेमा हॉल के बाहर खड़े 4 आवारा किस्म के लड़के किसी से स्पेयर टिकट हासिल करने का जुगाड़ बैठा रहे थे। उनके पास टिकटें 3 थीं और पिक्चर चारों देखना चाहते थे। उन्होंने कमलकांत से टिकट खरीदने की कोशिश की तो उसने साफ इनकार कर दिया। फिर बातों ही बातों में वे उसे सिनेमा हॉल से कुछ दूर ले गए और उससे ज़बरदस्ती टिकट छीनने की कोशिश की। कमलकांत चीखा और उसने मदद के लिए आ पहुंचा था सुदेश नारंग। वह भी पिक्चर देखने गया हुआ था। सुदेश ने चारों को मारकर भगा दिया। उसी दिन से सुदेश के व्यक्तित्व का जादू उसके सर पर चढ़ने लगा और दिनों दिन चढ़ता ही चला गया। सुदेश ने कहा था उसे कि अपनी हिफाजत खुद करनी चाहिए। फिर सुदेश ने बॉक्सिंग सिखाई। जूड़े कराटे के जितने दाव उसे आते थे सब उस कमलकांत को सिखा दिए। बाद में कमलकांत ने डट कर अभ्यास किया और महारत हासिल कर ली। सुदेश क्योंकि उससे 4 साल बड़ा था, इसलिए स्कूल में भी 4 जमात आगे था। दोनों एक ही स्कूल में थे। सुदेश फुटबॉल और हॉकी का लाजवाब खिलाड़ी था। वाद विवाद प्रतियोगिताओं में हमेशा इनाम पाता था और पढ़ाई में भी किसी से पीछे नहीं था। वो सारे स्कूल में छटा हुआ हीरो था और कमलकांत का तो आदर्श बन चुका था। क्योंकि कमलकांत सुदेश जैसा बनना चाहता था, इसलिए वह उसी के पद चिन्हों पर चला। सुदेश हकीकत पसंद था। पढ़ाई ख़त्म करने के बाद अगर नौकरी नहीं मिली तो बेकारों की तादाद बढ़ाने से बेहतर था कि पहले से ही कोई हुनर सीख कर उस स्थिति से निमटने के लिए तैयार रहा जाए। यही वजह थी, जब तक उसने बीए पास किया तब तक वो 10 मोटर मैकेनिक भी बन चुका था। फिर वो पुलिस में भर्ती हो गया और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से तरक्की करके जल्दी जल्दी इंस्पेक्टर बन गया।
कमलकांत ने भी उसी की तरह बीए पास किया। उसी वर्कशॉप में जाकर कारों के नुक्स ढूंढने और उन्हें दूर करने की भरपूर जानकारी हासिल की और कुशल मोटर मैकेनिक बन गया। फिर सुदेश की ही तरह खुद भी पुलिस में भर्ती हो गया। कमलकांत को भी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर से सब इंस्पेक्टर बनने में ज़्यादा वक्त नहीं लगा। उसकी ज़िंदगी का एक ही मकसद था, कर्तव्यपरायणता, कुशलता और ईमानदारी में सुदेश जैसा बनना। कमलकांत के सामने ऐसे दर्जनों मौके आए जब पेशेवर बदमाशों और सफ़ेद पोश दादाओं ने उसे भ्रष्ट करने की कोशिश की, लेकिन उसका आदर्श सुदेश था। इसलिए उसने डट कर कड़ाई से उनका मुकाबला किया और जल्दी साबित कर दिखाया कि उसे खरीदने की कोशिश करना खतरनाक था। फिर वो दिन आया जब कमलकांत का तबादला माहिम के उसी पुलिस स्टेशन में हुआ जिसमें सुदेश पहले ही बतौर इंस्पेक्टर मौजूद था। उस रात को रंगीन और यादगार बनाने में सुदेश ने अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ी। बढ़िया सूट बूट पहने और बने ठने दोनों लगभग आधा दर्जन बेहतरीन होटलों के बार में गए। अलग अलग तरह के स्कॉच और विस्की के जाम पिए। सुदेश ने सभी जगह बेरों को तगड़ी टिप दी और अंत में वे माहिम के ही इलाके में आ गए। दोनों बहुत खुश थे, नशे की झोंक में गा रहे थे, कह कहे लगा रहे थे। कमलकांत ने पहले कभी इतना एंजॉय नहीं किया था। खुशी की उस रंगीन रात में फिर उस वक्त मनहूसियत का दौर हुआ जब कमलकांत को पता चला कि वे कहाँ थे। फ्लोरा आंटी के नाम से मशहूर उस अधेड़ औरत के अड्डे पर थे जिसकी पीठ पर बदमाशों के एक बहुत बड़े और ख़तरनाक ग्रोह का हाथ था और जो खुद भी लोमड़ी की तरह मक्कार थी। कमलकांत की जानकारी के मुताबिक इस इमारत में रेस्तरां की आड़ में बड़ी सफाई के साथ बहुत बड़े पैमाने पर वैशाल्य और जुआ घर चलाए जाते थे। वो फ़ौरन चिंतित हो गया और उसने सुदेश की बाह पकड़ ली। हमें यहाँ से चल देना चाहिए सुदेश। क्यों? ये फ्लोरा आंटी का अड्डा है। हमने यहाँ आकर ठीक नहीं किया। अगर किसी ने हमें पहचान लिया तो खामखा बदनाम हो जाएंगे। यहाँ वैशाल्य और जुआ घर चलाए जाते हैं। जवाब में सुदेश हंसा और रेस्तरां में मौजूद भीड़ पर निगाह दौड़ाई। लेकिन मुझे तो यहाँ ना तो कोई वैश्य नज़र आ रही है और ना ही जुआ होते दिखाई दे रहा है। लेकिन को गोली मारो यार, लगता है तुम्हें ज़्यादा चढ़ गई है। आओ चिकन खाते हैं। कमलकांत को जिद करना मुनासिब नहीं लगा। उसे सुदेश पर अगाध विश्वास था कि वो कोई गलत कदम नहीं उठा सकता। फ्लोरा आंटी के अड्डे में सुदेश की मौजूदगी में उसकी शोहरत पर ज़रा भी आंच आने वाली नहीं थी। सुदेश उन आदमियों में से था जो काजल की कोठरी में से भी इतनी सफाई के साथ गुजर सकते हैं कि ज़रा सी भी कालिख ना लगे। ठीक है, खाते हैं चिकन। लेकिन तंदूरी चिकन खाना तो दूर, उसका ऑर्डर तक भी नहीं दिया जा सका। वे एक खाली मेज की ओर बड़े ही थे कि सफारी सूट पहने का आदमी सामने नजर आया और उसने सुदेश की बाह पकड़ ली। नारंग साहब, बहुत बुरी कड़की से गुजर रहा हूँ। आगंतुक विनीत स्वर में बोला। 100 रुपया उधार दे दो तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं वादा करता हूँ बहुत जल्दी लौटा दूंगा। सुदेश निश्चय ही बड़े अच्छे मूड में था। अरे छोड़ो डेविड, क्यों बेकार झूठ बोलते हो? वो हंसता हुआ बोला। तुम्हारे वादों को मैं अच्छी तरह समझता हूँ, फिर भी तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगा। उसने जेब से अपना पर्स निकाला और खोला। पर्स बिल्कुल खाली था और वो पुनः हंसा। लगता है तुम्हारी मदद के साथ साथ मुझे अपनी भी मदद करनी पड़ेगी। फिर उसके पास से गुजरते एक बेरे को टोका। ज़रा मैडम फ्लोरा को भेजो। राइट अवे सर। बेरा तेजी से चला गया। कमलकांत खामोश खड़ा सिगरेट फूंकता रहा। मुश्किल से 1.5 मिनट बाद ऊंचे कद, मासल देह और बॉब्ड हेयर वाली एक औरत उनके पास आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर मेकअप की गहरी परतें चढ़ी हुई थी और लिपस्टिक पुते होठों में सुलगता हुआ सिगरेट दबा था। वो स्कर्ट और स्लीवलेस ब्लाउज पहने थी। वो रेस्तरां की मालकिन थी, फ्लोरा। हेलो इंस्पेक्टर, हाउ आर यू? वो अपने होठों में सिगरेट अलग करके मुस्कुराई। फाइन, थैंक यू मैम, सुदेश बोला और डेविड को संकेत किया। विल यू प्लीज़ गिव 100 रुपीज़ टू दिस मैन? फ्लोरा ने सिगरेट का कश लेकर धुआं छोड़ा। ओह श्योर।
और उसने अपनी स्कर्ट की जेब से 100 रुपये के नए नोटों की गड्डी निकालकर एक नोट अलग किया और इस ढंग से डेविड का उछाला मानो कुत्ते को टुकड़ा डाल रही थी। डेविड ने नोट लपक कर जेब में ठूसा और वहाँ से हटकर एक खाली मेज़ पर जा बैठा। नोटों की गड्डी अभी भी फ्लोरा के हाथों में थी। यू वॉन्ट समथिंग फॉर योर सेल्फ इंस्पेक्टर? सुदेश ने सहमति सूचक सर हिला दिया। फ्लोरा ने बड़े अंदाज से गड्डी फड़फड़ाई। लगभग आधे आधे नोट दोनों हाथों में दबोचे, झटक कर दोनों हिस्से अलग अलग कर दिए। फिर एक हिस्सा उसने सुदेश की ओर उछाल दिया। तटस्थ दर्शक की भांति खामोश खड़ा कमलकांत तिल मिला गया। फ्लोरा ने सुदेश की तरफ वे नोट ठीक उसी ढंग से उछाले थे जैसे उसने डेविड की ओर नोट फेंका था। सुदेश ने नोट लपक कर जेब में ठूस ली। थैंक यू मैम, वो बोला। फ्लोरा तनिक मुस्कुराई और चली गई। सुदेश कमलकांत से मुखातिब हुआ। आओ, अब तंदूरी चिकन खाएंगे। कमलकांत असमंजसता पूर्वक उसे देख रहा था। तुमने फ्लोरा से रुपए क्यों लिए? मुझे ज़रूरत थी। तुमने देखा नहीं, मेरा पर्स बिल्कुल खाली था। देखा था, लेकिन ना तो देते वक्त फ्लोरा के ने रुपए गिने और ना ही लेने के बाद तुमने। गिनने की क्या ज़रूरत थी? कमलकांत को लगा मानो सुदेश ने उसके मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। क्यों, क्या लौटाओगे नहीं? कैसी बातें करते हो यार, क्या तुम नहीं जानते इस किस्म की तफरीक कोई भी पुलिस इंस्पेक्टर सिर्फ अपनी तनख्वाह के दम पर कर सकता है? बिल्कुल भी नहीं। कमलकांत मानो आसमान से गिरा। उसका सारा नशा काफुर हो गया। उसे लगा जैसे आज तक वो जिसके पीछे भागता रहा था वो सिर्फ एक मृग तृष्णा थी, जिसे वो आग में तपा खड़ा सोना समझ रहा था। वो जंग लगा लोहे का एक ऐसा टुकड़ा था जिस पर सोने का चमकदार पतरा चढ़ा हुआ था। आज अचानक वो पतरा उखड़कर अलग जा गिरा था और लोहे का जंग लगा टुकड़ा अपनी असली शक्ल में आ गया था। तुम कब से रिश्वत ले रहे हो सुदेश? उसने कटुता भरे स्वर में पूछा। सुदेश के चेहरे का रंग उड़ गया। डोंट बी सिली कमल, वो खोखली सी आवाज़ में बोला। कम ऑन, लेट्स एंजॉय। कमलकांत ने एक जलती हुई निगाह उस पर डाली और रेस्तरां से बाहर निकल गया। सुदेश को मानो लकवा मार गया था। वो कई क्षण तक विचार शून्य सा खड़ा रहा। फिर अचानक मानो उसे स्थिति का आभास हुआ और वो तेजी से दौड़ा। उस वक्त तक 11 बज चुके थे और सड़क लगभग सुनसान थी। सुदेश ने कमलकांत को जा पकड़ा। मेरी बात सुनो कमल, वो हाफता हुआ सा बोला। समझने की कोशिश करो, हकीकत में जीना सीखो। मेरा ख्याल था तुम मेरे बारे में सब कुछ जानते हो। मुझे इस तरह से मत घूरो। मैं अकेला नहीं हूँ। हमाम में हम सब नंगे हैं, सभी भ्रष्ट और रिश्वतखोर हैं। पहले मैं भी तुम्हारी तरह सिद्धांतवादी, कर्तव्यपरायण और ईमानदार था। मुझ पर जुर्म और अपराधी लोगों को ख़त्म करने का जुनून सवार था। मैंने जान पर खेलकर कई खतरनाक अपराधियों को कानून के हवाले किया, लेकिन बड़े बड़े अफसरों की मेहरबानी उन्हें हासिल थी, इसलिए कानून उनका कुछ नहीं बिगाड़ सका। आखिर में जब मुझे पता चला कि मुझ जैसा अकेला चना भाड़ को नहीं फोड़ सकता, तो मैं भी उनकी जमात में शामिल हो गया। दूसरों को गुनाहगार ठहराकर अपने गुनाह की सफाई देने की कोशिश मत करो सुदेश, कमलकांत विष भरे स्वर में बोला। मैं हमेशा तुम्हें अपना आदर्श मानता आया हूँ। मेरी सिर्फ एक ही ख्वाहिश थी कि तुम जैसा बनो, और तुम्हारी असलियत देखकर मुझे खुद शर्म आ रही है। मैंने सोचा भी नहीं था कि तुम इस तरह के रंगे सियार निकलोगे। अचानक उसकी आवाज़ तेज हो गई। तुम इतने मक्कार, कमीने और गिरे हुए आदमी हो, मैं तुम्हारी सूरत तक भी नहीं देखना चाहता। सुदेश का चेहरा क्रोध से तमतमा गया। अगर तुम मेरे दोस्त नहीं होते तो अब तक मैंने तुम्हारा मुंह तोड़ डालना था। मैं तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मुझे तुमसे नफरत है। आई हेट यू, कमलकांत दहाड़ा। मैंने तुम्हें भौंकना सिखाया और अब तुम मुझे ही काटने आ रहे हो, बास्टर्ड। सुदेश गला फाड़ फाड़ कर चिल्लाया और एक घूंसा उसके चेहरे पर जमा दिया। वो नीचे जा गिरा। कम ऑन, सुदेश फिर दहाड़ा। आई विल किल यू। कमलकांत के दिमाग में गुस्से की ज़बरदस्त लहर गुजर गई। वो उठकर उसकी ओर झपटा। सुदेश ने फिर से उस पर घूंसा चलाया। इस बार कमलकांत सावधान था।
उसने स्वयं को बचाकर पूरी ताकत से एक घूंसा उसके पेट में जमा दिया। सुदेश दर्द से दोहरा हो गया। कमलकांत ने तेजी से एक दो हथौड़ और जमा दिया। सुदेश औंधे मुंह सड़क से जा टकराया। चंद क्षण उसी तरह पड़ा रहा वह, और उलट कर सीधा हुआ और फिर खड़ा हो गया। उसके नाक और होठ से खून बह रहा था। कमलकांत दोबारा उसकी ओर झपटा। खबरदार, सुदेश बोला, आगे मत बढ़ना वरना मैं तुम्हें शूट कर दूंगा। कमलकांत भूल गया था कि सुदेश अपनी सर्विस रिवॉल्वर हर वक्त अपने साथ रखता था। वो एक पल के लिए ठिठका, फिर उसके दिमाग में उठे गुस्से और नफरत के तूफान ने उसे आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया। सुदेश ने फायर किया। गोली कमलकांत की बाईं बाह को फाड़ती हुई गुजर गई, लेकिन कमलकांत रुका नहीं। दूसरा फायर करने का मौका दिए बगैर उसने बिजली की सी फुर्ती से झपट कर उसे दबोच लिया, रिवॉल्वर छीन कर अलग फेंकी और उस पर ताबड़तोड़ घूंसे बसा दिए। सुदेश ने प्रतिरोध किया, लेकिन सफल नहीं हुआ। कमलकांत पर मानो खून सवार था। सुदेश नीचे गिर गया, तब भी उसने बस नहीं किया। उसने गिरेबान पकड़कर उसे खड़ा किया और भरपूर ताकत से उसके चेहरे पर घूंसा जमा दिया। सुदेश का जिस्म लहराया और भड़ाक से सड़क के साथ जा टकराया। कमलकांत ने उसे फिर गिरेबान से पकड़कर उठाया और वैसे ही घूंसा फिर जमा दिया। सुदेश का चेहरा लहूलुहान हो गया था, लेकिन कमलकांत ने फिर भी बस नहीं की। वो तब तक इसी क्रिया को दोहराता रहा जब तक कि खुद भी बेहोश होकर सड़क पर नहीं फैल गया। दोबारा जब उसे होश आया तो वो हॉस्पिटल में पलंग पर पड़ा था। एक पुलिस इंस्पेक्टर ने उसका बयान लिया। उसने सब कुछ सच सच बता दिया। तभी उसे पता चला कि सुदेश मर चुका था। उसने सुदेश की हत्या कर दी थी। उस पर हत्या के अभियोग में मुकदमा चला। उस घटना का एकमात्र प्रत्यक्षदर्शी गवाह था डेविड। उसने सारा कांड देखा था। फिर पुलिस को भी उसी ने सूचना दी थी और पुलिस के पहुंचने तक वो घटनास्थल पर ही मौजूद रहा था। डेविड की गवाही और कमलकांत की बाह में लगी सुदेश के रिवॉल्वर से चली गोली के दम पर बचाव पक्ष के वकील ने निर्विवाद रूप से साबित कर दिया कि सुदेश नारंग की मृत्यु एक एक्सीडेंट थी। कमलकांत ने जो कुछ किया अपनी जान बचाने के खातिर किया था। मृतक सुदेश नारंग की जान लेने का उसका कतई कोई इरादा नहीं था। शराब के नशे और बेहद गुस्से में होने की वजह से वो नहीं जानता था कि उसके द्वारा की जा रही मारपीट, जो वो अपनी जान बचाने के खातिर करने के लिए मजबूर था, हद प्राण की जान ले लेगी। सेशन जज बचाव पक्ष द्वारा पेश की गई दलीलों, गवाहों और डॉक्टरी रिपोर्ट से पूरी तरह संतुष्ट था। कमलकांत को हत्या के इल्ज़ाम से बाइज्जत बरी कर दिया गया। कमलकांत ने नौकरी से इस्तीफा दे दिया। वो बम्बई से भी दूर चला जाना चाहता था। उसके पिता का पहले ही देहांत हो चुका था। विधवा माँ अपने इकलौते बेटे पर लगे हत्या के इल्ज़ाम का सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकी थी और मुकदमे के दौरान ही चल बसी। उन्हीं दिनों इत्तेफाक से उसकी मुलाकात अपने एक पुराने सहपाठी से हुई। वो गोआनी था और शिवोली में मोटर वर्कशॉप चला रहा था। वह सऊदी अरब जाने की तैयारी कर चुका था और वर्कशॉप बेचने के लिए उसे किसी ग्राहक की तलाश थी। कमलकांत कुशल मोटर मैकेनिक तो था ही, उसने वर्कशॉप खरीद ली। अपनी जमा पूंजी और फ्लैट की पगड़ी के रूप में मिली रकम लेकर गोवा आ गया। उसने विस्की पीने से तौबा कर ली, झंझटों से दूर रहने की कसम खा ली और अपनी सूझबूझ और कड़ी मेहनत से अपने धंधे को विकसित करने में जुट गया और तेजी से सफलता की ओर बढ़ता चला गया। अतीत के पन्नों को उलटते न जाने कब नींद आ गई, कमलकांत को पता ही नहीं चला। नमस्कार, मैं नॉवल को बीच में रोककर आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। असल में किसी ने मुझे अभी एक मैसेज भेजा था कि ये जो नॉवल मैं प्रकाश भारती का पढ़ रही हूँ, मैं इसे अपने चैनल से हटा दूँ, नहीं तो कॉपीराइट की वजह से वो कॉपीराइट स्ट्राइक डाल देंगे चैनल पर। मैंने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश करी और उन्हें मैंने मैसेज भी किया, लेकिन वो मुझसे कांटेक्ट नहीं कर रहे जिन्होंने मुझे ये मैसेज किया था। अब मुझे ये नहीं मालूम कि उनके पास कोई अथॉरिटी ऐसी है भी या नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया में कई बार लोग झूठी बातें, झूठा इस तरह से दूसरों को परेशान करने के लिए करते हैं। अब मैं, लेकिन साथ में मैं रिस्क भी नहीं ले सकती इस बात का कि वो कौन है, वो कांटेक्ट भी नहीं कर रहे, मेरी उनसे बात भी नहीं हो पा रही। तो मैं इस वजह से फॉर द सेफ साइड
मैं प्रकाश भारती का नाम अब नॉवल से हटा रही हूँ और मुझे इस बात का बहुत दुख है, लेकिन मैं बीच में मेंशन करूँगी कि प्रकाश भारती जी का नॉवल है जो मैं अब आगे पढ़ूँगी। और इस नॉवल का भी मैं नाम बदल रही हूँ और सारा जो थंबनेल है वो हटाकर नॉर्मल बना रही हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप इस नॉवल को आगे भी सुनते रहेंगे। आपको इसी नाम से ही, मतलब अलग बिना नाम से ही इनके नॉवल्स और मिलेंगे, क्योंकि मुझे ये सेफ साइड करना पड़ रहा है। अगर वो मुझसे बात करते तो मैं अपनी बात उनसे रख पाती। अब मालूम नहीं कि उन्हें कोई अथॉरिटी है भी, या सोशल मीडिया में लोग ऐसी परेशान करने के लिए भी करते हैं। कौन है वो मैं जानती नहीं हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आप बने रहेंगे और इस तरह से आप सुनेंगे। ये मेरी गुजारिश है कि आप चैनल पे बने रहिए और आपको बहुत अच्छे अच्छे नॉवेल्स और कहानियाँ मिलेंगी, इस बात की तो मैं आपको गारंटी देती हूँ। तो अब शुरू करते हैं नॉवल। अगली सुबह जब सोकर उठा, सर दर्द से फटा जा रहा था। दोनों हाथ बुरी तरह सूज गए थे। उंगलियों में अकड़न और दुखन थी और पूरा जिस्म टूट रहा था। किसी तरह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद वो फ्लैट से निकला, सीढ़ियाँ तय करके नीचे पहुंचा और वेलकम रेस्टोरेंट की ओर चल दिया। वेलकम रेस्टोरेंट की मौजूदा मालकिन रोजी डीन नामक एक नवयुवती थी। ऊंचा कद, सुंदर नैन नक्श, सुडोल जिस्म और बेहद रंगीन मिजाज। उसका मुख्य आकर्षण उसके उन्नत वक्षों और पुष्ट सुडौल नितंबों में था। उसके चलने का मादक अंदाज पुरुषों के हृदय की धड़कनें तेज करने और उन्हें पलटकर अपनी ओर देखने पर विवश करने में पूर्णतया सक्षम था। जिस दिन कमलकांत गोवा आने के बाद पहली बार पणजी से शिवोली आ रहा था, संयोगवश बस में उसकी मुलाकात रोजी से ही हो गई। दोनों ने अगल बगल की सीट पर सहयात्री के रूप में वो सफ़र तय किया था। बातचीत के दौरान रोजी ने बताया कि वो स्थायी रूप से शिवोली में बसने जा रही थी। मशहूर वेलकम रेस्टोरेंट का मालिक उसका एक चाचा था, जिसका हाल ही में देहांत हो गया था। चाचा की कोई औलाद नहीं थी, इसलिए वो अपना सब कुछ रोजी के लिए छोड़ गया था। पहली ही मुलाकात में दोनों एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए और उसी आकर्षण की इसी बुनियाद पर दोनों में गहरे ताल्लुकात कायम हो गए। रोजी के जिस हाय हाय करा देने वाले जिस्म ने शिवोली के युवकों और अधेड़ों तक की भी नींद हराम कर रखी थी, उसे कमलकांत दर्जनों दफ़ा हासिल कर चुका था। इतना सब हो चुकने के बाद भी दोनों अपनी अपनी नाव में रहे थे। आपसी ताल्लुकात से परे दोनों में से कोई भी एक दूसरे की ज़ाती ज़िंदगी में कभी दखल नहीं देता था। जब कमलकांत रेस्टोरेंट में दाखिल हुआ, रोजी वहीं मौजूद थी। तुम्हारे हाथों को क्या हुआ कमल? उसने तनिक चिंतित स्वर में पूछा। नशे की झोंक में पेड़ मुझे मोहम्मद अली नजर आया और मैं उससे भिड़ गया, कमलकांत मुस्कुराकर बोला। उससे मुठभेड़ के बाद रात भूखा ही सो गया था। अब बड़ी जोर से भूख लगी है। मेहरबानी करके फटाफट तगड़ा नाश्ता करा दो रोजी। क्या खाओगे? कम से कम 4 बटर टोस्ट और 4 अंडों का आमलेट। बैठो, अभी लाती हूँ। रोजी किचन की ओर चली गई। उस वक्त रेस्तरां में सिर्फ एक ही ग्राहक और था। कमलकांत ने भीतर दाखिल होते वक्त उस पर सरसरी सी निगाही डाली थी और वो उसे कोई अपरिचित नजर आया था। तुम्हारे हाथों की हालत बता रही है कि तुमने ज़रूर मोहम्मद अली को नॉकआउट कर दिया होगा, अपरिचित मजाकिया स्वर में बोला। कमलकांत ने उसकी ओर नहीं देखा। तुम तो ऐसे पूछ रहे हो जैसे उस मुकाबले का रेफरी तुम नहीं कोई और था, वो उसी के स्वर में बोला। बहुत खूब, मजाक अच्छा कर लेते हो, अपरिचित पूर्ववत लहजे में बोला। मेरा नाम अमरजीत है, मैं गोवा पर एक किताब लिख रहा हूँ। अच्छा, और उस किताब में मेरा जिक्र करना मत भूलना। जिक्र कैसे करूँगा? तुमने अपना नाम तो बताया नहीं। कमलकांत, तुम दक्षिण भारतीय फिल्मों के मशहूर अभिनेता रजनीकांत के भाई तो नहीं हो? कमलकांत ने जानबूझकर अभी तक अपरिचित की ओर नहीं देखा था, इस उम्मीद से कि उसकी बेरुखी को भांपकर वो खुद ही चुप लगा जाएगा। लेकिन अब उसे यकीन हो गया कि वो कोई बातूनी किस्म का आदमी था और आसानी से चुप बैठने वाला नहीं था। नहीं, उसने कहा और मुस्कुराता हुआ अपरिचित की ओर घूमा, लेकिन उसकी मुस्कुराहट बहुत जल्दी गायब हो गई। सर पर पहने ब्राउन हैट से लेकर अपने सफ़ेद जूतों तक अमरजीत पूरा टूरिस्ट नज़र आ रहा था। करीब 50 वर्षीय वो ठिकने कद का भारी बदन का आदमी था, लेकिन कमलकांत की निगाह उसके बाएं गाल पर मौजूद कान से टेढ़ी ठोड़ी तक लंबे जख्म के निशान पर टिकी थी। उसे याद आया कि बकौल जॉनी ऐसे कदबुद और चेहरे पर जख्म के निशान वाला आदमी बास्को के साथ उस वक्त भी था जब उसने पीटर से किराए पर मोटर वोट हासिल करने की कोशिश की थी।
कमलकांत को गौर से देखने के बाद भी उसमें ऐसा कुछ नज़र नहीं आया जिसकी वजह से ये सोचा जा सके कि वो जर्नलिस्ट होगा। तुम्हारा ये हैट बहुत शानदार है, कुछ सोचते हुए वह बोला। अमरजीत मुस्कुराया। मानना पड़ेगा, तुम्हारी निगाह बहुत तेज़ है। वो अपना हैट उतारकर प्रशंसापूर्वक उसे देखते हुए बोला। मेरे एक अंग्रेज़ लेखक दोस्त ने ये लंदन से मेरे लिए भेजा था। कमलकांत का रहा सहा शक भी दूर हो गया। अमरजीत के सर के बीचों बीच गोलाई से बाल उड़े हुए थे। जॉनी के कथनानुसार उस आदमी का सर भी बीच से गंजा था। तुम इस शहर में शायद आज ही आए हो, वो बोला। नहीं, अमरजीत ने पुनः हैट सर पर जमा दिया। 2 दिन हो गए। शहर पसंद आया? पसंद नहीं आता तो इस वक्त मैं भी तुम्हें यहाँ नज़र नहीं आ रहा होता। ठहरे कहाँ हो? टूरिस्ट कैंपिंग पार्क में। मैंने अपनी वैन में बाकायदा घर जैसी ही तमाम सुविधाएं जुटा रखी हैं। कमलकांत की निगाहें बराबर उसी पर जमी थी। लगता है तुम्हें पहले कहीं देखा है। अमरजीत हंसा। मैं ज़िंदगी में पहली बार गोया आया हूँ। मेरा कोई मुस्तकिल ठिकाना तो है नहीं, खाना बदोश हूँ। मेरा घर मेरी वैन ही है। जो जगह पसंद आ गई 2-4 दिन वहाँ रुका और फिर आगे बढ़ गया। काम क्या करते हो? फ्रीलांसर जर्नलिस्ट हूँ। इससे खर्चा चल जाता है। दरअसल घुमक्कड़ तबीयत होने की वजह से ये मेरा शौक़ ज़्यादा है और आमदनी का ज़रिया कम। जहाँ तक खर्चा पानी का सवाल है, अपने पिता के एक ट्रस्ट से मुझे 4,000 रुपये महीना मिलता है। बड़े खुशकिस्मत हो, कमलकांत बोला। मेरी भी एक आदत है, एक बार देखे हुए चेहरे को मैं आसानी से नहीं भूलता। मैं बम्बई का रहने वाला हूँ और मेरा ख्याल है मैंने तुम्हें वहाँ देखा था। अमरजीत कॉफ़ी ख़त्म करके उठ गया। यहाँ आते वक्त ही मैंने पहली बार बम्बई देखा है, वो बोला। मेरी वैन के इंजन में कोई तगड़ा नुक्स आ गया लगता है। मैं जाकर उससे सर खपाता हूँ। देर हो जाने से आज का सारा प्रोग्राम गड़बड़ा जाएगा। तभी रोज़ी किचन से निकली। उसके पीछे एक बेटा था जिसने कमलकांत के नाश्ते की ट्रे उठाई हुई थी। अमरजीत ने 10 रुपये का नोट काउंटर पर रखा और तेज़ी से बाहर निकल गया। वो इतनी जल्दबाजी में था कि रोज़ी द्वारा कैश बॉक्स खोलकर बकाया लौटाने तक का इंतजार नहीं किया। अजीब आदमी है, बकाया छोड़कर चला गया। कमलकांत ने बड़े इत्मीनान से नाश्ता ख़त्म करके सिगरेट सुलगाई और खड़ा हो गया। अपना सूजा हुआ दायां हाथ पैंट की जेब में डालकर उसने पर्स निकाला और 100 रुपये का एक नोट रोज़ी के सम्मुख रख दिया। रोज़ी ने बाकी रुपए गिन कर उसकी ओर बढ़ाए और फिर शरारती ढंग से मुस्कुराई। लाओ, अपना पर्स मुझे दो। तुम्हारे हाथ बहुत सूजे हुए हैं। मैं पैसे पर्स में डालकर वापस जेब में रख दूंगी। कमलकांत ने पर्स उसे दिया। रोज़ी ने हाथ में पकड़े नोट पर्स में डाले और काउंटर के पीछे से निकलकर उसकी बगल में आ खड़ी हुई। उसके चेहरे पर अभी भी शरारतपूर्ण मुस्कुराहट थी। कमलकांत की जेब में पर्स डालते वक्त रोज़ी ने शरारतन अपना हाथ ज़रूरत से ज़्यादा गहराई तक घुसेड़ दिया। कमलकांत उसका आशय समझ गया। तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें किसी दिन परेशानी में फंसा देगी। मेरे साथ परेशानी ये है कि तुमसे कोई परेशानी नहीं है। रोज़ी उसे चिकोटी काटने के बाद अलग हट गई और हंसती हुई बोली। वैसे भी अपने हाथों की मौजूदा हालत से कम इस वक्त तो तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते हो। कमलकांत हंसा। मैं बहुत सब्र वाला आदमी हूँ। चलो मैं चलता हूँ। कमलकांत दरवाजे की ओर बढ़ा, फिर ठिठका। उसे याद आया कि पिछली रात हुई हत्या का कोई जिक्र रोज़ी ने नहीं किया था। रोज़ी, बास्को के बारे में सुना तुमने? हाँ, सुना है। वो किसी एक्सीडेंट में अपनी जान गंवा बैठा है। कल तुम्हारी भी तो उससे हाथापाई हो गई थी, राइट? वो तो मामूली सी बात थी, कमलकांत ने कहा, और फिर इससे पहले कि रोज़ी उससे इस बारे में कुछ और पूछती वो रेस्तरां से बाहर आ गया। कमलकांत का चेहरा विचारपूर्ण था। बास्को की हत्या का समाचार ऐसा नहीं था जिसे शिवोली जैसे शहर में ज़्यादा देर छुपा कर रखा जा सके। अगर इंस्पेक्टर डिसूज़ा शहर के लोगों की स्वाभाविक उत्सुकता को दुर्घटनात्मक मृत्यु के पश्चात से शांत करना चाहता था तो उसके पास ऐसा करने की ज़रूर कोई तगड़ी वजह रही होगी। लेकिन बास्को की हत्या के बारे में कुछ लोग पहले ही जान चुके थे और उसे छुपाया नहीं जा सकता था। डिसूज़ा भी इस बात को जानता था, फिर वो उसे क्यों छुपा रहा था? कमलकांत पुलिस स्टेशन की ओर चल दिया। टूरिस्ट कैंपिंग पार्क के पास पहुंचकर उसने देखा अमरजीत एक पुरानी काली वैन में पार्क से बाहर आ रहा था।
सड़क पर पहुंचकर उसने वैन घुमाई और पुल की ओर ड्राइव करने लगा। उसने कमलकांत को नहीं देखा था। कमलकांत के देखते ही देखते वैन ने पुल पार किया और वो टापुओं की ओर जाने वाली सड़क पर घूम गई। कमलकांत पुलिस स्टेशन पहुंचा। इंस्पेक्टर डिसूजा अपने ऑफिस में मौजूद था और वो बड़े अच्छे मूड में नज़र आ रहा था। आओ, अच्छा हुआ तुम आ गए, वरना मुझे तुम्हारे पास आना पड़ता। कमलकांत उसकी मेज़ के सामने पड़ी कुर्सियों में से एक पर बैठ गया। डिसूजा ने बताया, वाइन शॉप के मालिक ने उसके बयान की पुष्टि कर दी थी। बास्को की हत्या के समय वो अपनी वर्कशॉप से दूर मारदौड़ में ही था। बास्को की हत्या को तुम गुप्त क्यों रखे हुए हो इंस्पेक्टर? कमलकांत ने पूछा। कोई ख़ास वजह नहीं है। दरअसल मेरे काम करने का ढंग कुछ अलग किस्म का है। मैं इस मामले में थोड़ी एहतियात बरत रहा हूँ ताकि बास्को का हत्यारा पूरी तरह मेरी मुट्ठी में आ जाए। तुम जानते हो हत्यारा कौन है? डिसूजा रहस्यपूर्ण ढंग से मुस्कुराया। अभी तो मैं तुम्हें उस हस्ती से मिलवाता हूँ। और वो कमलकांत के सवाल को नज़रअंदाज करते हुआ बोला, जिसका बास्को की हत्या में बड़ा पूरा हाथ था। अगर उसने खुद हत्या नहीं भी की तो उसे जानकारी है हत्यारा कौन था। उसने अपनी मेज़ पर रखी कॉल बेल बजाई। कुछ क्षणों के बाद एक कांस्टेबल भीतर दाखिल हुआ। 2 नंबर की कोठरी से उस मेहमान को यहाँ ले आओ जिसे आज सुबह ही लाया गया है। कांस्टेबल उल्टे पैरों वापस लौट गया। डिसूजा ने एक सिगरेट जला ली। कमलकांत उत्सुकतापूर्वक प्रतीक्षा करने लगा। कोई 2 मिनट बाद नलिनी पिंटो को भीतर दाखिल देखकर कमलकांत बुरी तरह चौंका। तुम इसे बास्को की हत्यारी समझ रहे हो? डिसूजा ने सिगरेट का गहरा कश लेकर ढेर सारा धुआं छोड़ा। क्यों, क्या ये हत्यारी नहीं हो सकती? उसने पूछा। फिर नलिनी पिंटो से बोला, बैठिए मिस पिंटो। नलिनी ने कमलकांत की ओर देखा तक नहीं, बस जलती आंखों से डिसूजा को घूरती हुई एक कुर्सी पर बैठ गई। वो वही शर्ट और जीन्स पहने थी जिसमें कमलकांत ने कल उसे देखा था। वो क्रोधित और परेशान तो लगती थी, लेकिन डरी हुई ज़रा भी नहीं थी। तुम्हें याद है कमलकांत, पिछली रात को तुमने कहा था कि बास्को देखने में जितना पतला दुबला और मरियल नज़र आता था, हकीकतन उतना था नहीं। डिसूजा बड़े ही नाटकीय अंदाज में बोला, अब तुम इस लड़की को गौर से देखो। अपने ऊंचे कद और मजबूत जिस्म की वजह से क्या ये इतनी तगड़ी नज़र आती है कि बास्को पर काबू पा सके? नहीं, तुमने मुझसे कहा था कि बास्को को पीट पीट कर मार डाला गया है। तुम्हारे कहने का साफ मतलब था कि बास्को की पिटाई घूंसों से की गई थी। और ये लड़की चाहे जितनी तगड़ी हो, मगर इतनी तगड़ी हरगिज़ नहीं है कि घूंसे मार मार कर उसे मार डालती। बास्को के चेहरे और सर की जो हालत थी, वो घूंसों के अलावा किसी लोहे की छड़ या लकड़ी के डंडे पर तौलिया लपेट कर पिटाई करने से भी बनाई जा सकती थी। और ऐसा काम ये लड़की निहायत आसानी के साथ कर सकती थी। तुम इसके खिलाफ केस बना चुके हो? अभी नहीं। तुमने इसे बास्को की हत्या करने के जुर्म में पकड़ा है, हत्या करने या कराने के संदेह में। लेकिन यहाँ महिला पुलिस कर्मचारी ना होने की वजह से तुम इसे पुलिस स्टेशन में रोककर नहीं रख सकते। डिसूजा ने गहरी सांस ली। यही तो मेरी बदकिस्मती और इसकी खुशनसीबी है, वरना इसकी सारी मक्कारी और अकड़ फू में गायब हो जानी थी। कमलकांत ने नलिनी की ओर देखा। अगर इंस्पेक्टर तुम पर आरोप नहीं लगाता तो कोई भी वकील तुम्हें ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट में यहाँ से बाहर करा सकता है। मुझे तुम्हारी सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम मुझसे दूर ही रहो, नलिनी बोली। मैं सिर्फ तुम्हें बताना चाहता हूँ। सुना नहीं तुमने? सुना नहीं तुमने? डिसूजा रूखे स्वर में बोला। तुम इससे दूर ही रहो। तुम्हें दूसरों के फटे में टांग अड़ाने की आदत है, जबकि ये मेरे और इसके बीच का एक पुराना हिसाब है। वैसे मैंने इसके लिए बढ़िया वकील का भी इंतजाम करा दिया है। वह बड़े ही सर ढंग से नलिनी की ओर देखकर मुस्कुराया। गोमेश बड़ा अच्छा वकील है। फिलहाल मुझे किसी वकील की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर ज़रूरत पड़ी तो भी गोमेश से अपने केस की पैरवी नहीं करवाऊंगी। अच्छा, अब तुम्हें गोमेश से इतनी नफरत है? डिसूजा नफरत भरे स्वर में बोला, जबकि कुछ ही साल पहले उसके साथ इतनी तगड़ी आशनाई थी कि तुमने मेरी बहन की ज़िंदगी नर्क बना दी थी। उस बेचारी सीधी सादी लड़की को पागल कर दिया।
मेरे और गोमेश के बीच कभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं रही। मैं नहीं मानता। अगर ऐसी कोई बात नहीं थी तो गोमेश ने, जब तुमने उसकी सेफ खोलकर चोरी की थी, तुम्हारे खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? मैंने चोरी नहीं की थी। अच्छा, तुम्हारे इनकार करने से हकीकत नहीं बदल सकती। कमलकांत ने नोट किया कि डिसूजा सचमुच नलिनी से बदला लेने के लिए मरा जा रहा था, लेकिन वो जानना चाहता था कि डिसूजा नलिनी पर बास्को की हत्या करने या कराने का शक क्यों कर रहा था। बास्को एक मामूली टैक्सी ड्राइवर और निहायत घटिया किस्म का आदमी था। इंस्पेक्टर, बता सकते हो उसकी हत्या कराने का इनके पास क्या मोटिव था? बास्को खुलेआम इसे बदनाम करता फिर रहा था। कोई और बात बताओ इंस्पेक्टर, वो कोई मोटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें सिर्फ ये सुनकर कि बास्को इस लड़की पर कीचड़ उछाल रहा था, इतना गुस्सा आया कि तुमने उसके चेहरे पर घूंसा जमा दिया था। जाहिर है उन्हीं तमाम बातों को सुनकर इस लड़की को तुमसे कई गुना ज़्यादा गुस्सा आया होगा, क्योंकि इसके खून में तुमसे कई गुना ज़्यादा गर्मी है। बस इसने हमेशा के लिए उसकी ज़बान बंद करने की खातिर उससे मार डाला। बदनामी करने के अलावा एक और भी बात मैंने सुनी है। क्या? बास्को इनके बारे में ऐसी कोई बात भी जानता था जिसे ये किसी को भी नहीं जानने देना चाहती थी। मुमकिन है अपनी उसी जानकारी के दम पर बास्को ने इसे ब्लैकमेल करना चाहा होगा और इसने हमेशा के लिए उसका झंझट ख़त्म कर देने की नीयत से उसकी जान ले ली है। डिसूजा ने कड़ी निगाहों से नलिनी को घूमा। तुम बताओगी कि बास्को तुम्हारे बारे में क्या जानता था? मैं नहीं जानती कि तुम ये क्या कह रहे हो। डिसूजा ने कमलकांत की ओर देखा। तुम जानते हो बरखुरदा? कमलकांत ने फौरन नलिनी पर निगाह डाली, लेकिन नलिनी का चेहरा पूर्णतया भावहीन था, मानो उसे इस बात से कोई सरोकार नहीं था कि भास्कर राव के साथ उसकी शादी की बात गुप्त रखी जाए या खोल दी जाए। मुझे कोई ऐसी जानकारी कैसे हो सकती है? वो बोला। लेकिन क्या तुम इस तरह हम दोनों पर, या मैं ये कहूँ कि इस पर तुम इन्हीं दो बातों की वजह से शक कर रहे हो? नहीं, शक करने की बड़ी ही ठोस वजह है, डिसूजा बोला। पिछली शाम बास्को अपने कुछ दोस्तों सहित जोसेफ की बार में था। वहाँ उसे फ़ोन किया गया। जब वो फ़ोन कॉल अटेंड करने के बाद लौटा तो बहुत खुश था और पागलों की तरह से कह कहे लगा रहा था। उसने अपने दोस्तों से कहा कि नलिनी पिंटो को अपना पहलू आबाद करने के लिए शायद कोई मर्द नहीं मिला था, इसलिए वो उसे अपने घर बुला रही थी। बास्को ने अपना पैक ख़त्म किया और वहाँ से चला गया। बार में से निकलने के बाद उसे किसी ने जीवित नहीं देखा, सिवाय नलिनी पिंटो के। ये झूठ है, नलिनी चिल्लाई। मैंने उसे फ़ोन ज़रूर किया था, लेकिन वो मेरे घर नहीं पहुंचा। मैं कुछ ज़रूरी चीज़ें खरीदने के लिए शहर आना चाहती थी। जब वो 1 घंटे तक भी नहीं पहुंचा तो मैंने दोबारा जोसेफ की बार में फ़ोन किया। जोसेफ ने मुझे बताया कि वो वहाँ से जा चुका है। बस, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं जानती। तुमने मेजर पिंटो और उसके नौकर डिमेलो से इस बारे में कुछ पूछताछ की? कमलकांत ने पूछा। मैं आज सुबह उन दोनों से मिल चुका हूँ, डिसूजा बोला। डिमेलो पर अक्सर शराब के नशे में धुत होने का दौरा पड़ता रहता है। जब भी ऐसा होता है वो मेजर की तमाम ज़रूरतें पूरी करने के बाद अपने कमरे में बंद हो जाता है और तब तक पीता रहता है जब तक कि उसे पीने लायक होश बाकी रहता है। फिर आउट होकर पड़ा रह जाता है। कल शाम उस पर ऐसा दौरा पड़ा था जिसकी पुष्टि मेजर के अलावा आज सुबह उसकी हालत भी कह रही थी, इसलिए उसे तो इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी। लेकिन मेजर के कमरे में टेलीफोन की एक्सटेंशन लाइन है और उसने कल 6:45 और 7 के बीच अपनी बेटी को टैक्सी के लिए नीचे से फ़ोन करते सुना था। फिर वो अपनी कुर्सी में बैठा बैठा ऊँघने लगा था, इसलिए वो नहीं जानता कि उसकी बेटी घर में ही रही या कहीं चली गई। सहसा डिसूजा की मेज़ पर रखे टेलीफोन की घंटी बजी। डिसूजा ने रिसीवर उठाया। दूसरी ओर से पता नहीं क्या कहा जा रहा था, लेकिन उसका भारी सुर्ख चेहरे पर ऐसे भाव उत्पन्न हो गए मानो उसे हैरानगी के साथ साथ तकलीफ भी हो रही थी। उसने 2-3 बार कुछ कहने की भी कोशिश की, लेकिन शब्द उसके होठों तक नहीं आ सके। अंत में वो रिसीवर रख कर खड़ा हो गया। इसे मेरी मजबूरी कहो या अपनी खुशकिस्मती कि मैं तुम्हें यहाँ रोके नहीं रख सकता, वो नलिनी को घूरता हुआ बोला। फ़िलहाल तुम घर जा सकती हो,
मगर एक बात याद रखना, अभी मैं तुमसे निपटा नहीं हूँ, इसलिए कहीं फूट जाने की गलती मत कर बैठना। इस दफ़ा मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हारी कब्र से भी तुम्हें खोद लाऊंगा। इमरजेंसी कॉल थी इंस्पेक्टर, कमलकांत यूं ही पूछ बैठा। हाँ। डिसूज़ा अपनी मेज़ के पीछे से निकलता हुआ चिंतित स्वर में बोला। एक और मर्डर हो गया है। कमलकांत चौंका। किसका? जॉनी मछुआरे के भाई पीटर का, डिसूज़ा ने कहा और तेजी के साथ बाहर निकल गया। कमलकांत डिसूज़ा को बाहर निकलते देखता रहा।